यह कहानी है कांगजा की, जो कभी सियोल की मशहूर गैंगस्टर थी, लेकिन अब अपनी बेटी आह रान के लिए एक साधारण जिंदगी जीती है। जब आह रान को स्कूल में बुरी तरह से बुली किया जाता है और उसे डिप्रेशन के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, तो कांगजा का गुस्सा भड़क उठता है। पुलिस और स्कूल से इंसाफ न मिलने पर वह खुद बदला लेने का फैसला करती है। अपने पुराने कनेक्शंस का यूज करके कांगजा एक हाई स्कूल स्टूडेंट की आइडेंटिटी लेकर, जो बैंगवुल बनकर अपनी बेटी के स्कूल में दाखिला लेती है। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक देकर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की यिक्युंग से, को स्कूल में सिर्फ इसलिए बुली किया जा रहा था क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। उसकी अच्छी दोस्त आह रान ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी बुली किया गया। स्कूल का बुली बोकडोंग उनकी मदद के लिए आया और उन्हें थोड़ी देर के लिए भागने में मदद की। उसी रात कांगजा घर आई और अपनी बेटी को चोटों से भरा हुआ पाया। आह रान घबरा कर उठ गई। कांगजा ने बेचैनी से पूछा कि क्या हुआ। आह रान ने झूठ बोला कि वह जिम क्लास में गिर गई थी और अपनी माँ को चिंता न करने को कहा, लेकिन कांगजा बेवकूफ नहीं बनी। वह जानती थी कि ये चोटें पिटाई की वजह से हैं। अगले दिन कांगजा आह रान के क्लास टीचर से मिलने गई, लेकिन टीचर ने रिश्वत देने का इशारा किया। इसी बीच स्कूल की एंटी बुलिंग कमेटी ने जांच शुरू कर दी। डू जुंग वू ने पुलिस और गवाहों से अलग अलग बात की, लेकिन कोई काम की जानकारी नहीं मिली। आखिर में वह सीधे आह रान से मिलने गया। बदले की डर से आह रान ने सब कुछ डिनाय कर दिया। अगले दिन क्लास टीचर ने कांगजा को आह रान का स्कूल बदलवाने का सुझाव दिया। बुली के माँ बाप ताकतवर थे और सबूत के बिना स्कूल कुछ नहीं कर सकता था। कांगजा गुस्से में थी। वह सीधे पुलिस के पास रिपोर्ट करने गई, लेकिन उन्होंने भी सबूत न होने की बात कहकर उसे टाल दिया। क्लास टीचर ने डू जुंग वू से कहा कि इस मसले को हल करना आसान नहीं होगा। डू जुंग वू ने थोड़ा सोचा, फिर उसने अपने आदमियों को फोन करके आह रान को धमकी देने को कहा। रात में कांगजा ने अपनी बेटी को घर के बाहर बुरी तरह से जख्मी जमीन पर बैठे देखा। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वह बेहोश हो गई। कांगजा का दिल टूट गया। कांगजा ने आह रान की क्लोज फ्रेंड से पूछना चाहा कि क्या हुआ था, लेकिन बात नहीं बनी। यहाँ तक कि एक रहस्यमयी लड़के ने भी उसे जांच रोकने की चेतावनी दी, वरना उसकी बेटी खतरे में पड़ सकती है। आह रान गहरी तरह से हिल चुकी थी, लगभग टूटने की कगार पर थी। उसने बाथरूम में अपने बाल काट लिए, कैंची को जोर से पकड़ा और एक कोने में दुखी होकर बैठ गई। सब लोग यह देखकर हैरान थे। कांगजा उसे तुरंत अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने आह रान को डिप्रेशन डायग्नोस किया और कहा कि उसे अस्पताल में ही रहना होगा। अपनी बेटी को यह अपमान सहते हुए देखकर कांगजा से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खुद बदला लेने का फैसला किया। वह एक बार में गई, अकेली ही आदमियों के एक झुंड से लड़कर उन्हें पीट कर छोड़ दिया। उसने एक लंबे बालों वाले आदमी को अपने बॉस को इन्फॉर्म करने को कहा कि मापो की साशिमी वापस आ गई है। पता चला कि कांगजा पहले सियोल की एक खूंखार गैंग लीडर हुआ करती थी और जादुई छड़ी पकड़े हुए प्रिंसेस ड्रेस में खड़ी बॉस असल में उसकी पुरानी सबॉर्डिनेट प्रिंसेस हान थी। बाद में कांगजा ने अपने पति के साथ सादा जीवन जीने और अपनी बेटी को पालने के लिए अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया था। अब वह मुश्किल में थी और उसे मदद की जरूरत थी। उसने प्रिंसेस हान से अपने कनेक्शंस का यूज करके उसके लिए हाई स्कूल स्टूडेंट आइडेंटिटी बनाने को कहा। वह स्कूल वापस जाकर अपनी बेटी का बदला लेना चाहती थी। प्रिंसेस हान ने कहा कि कांगजा को खुद यह सब करने की जरूरत नहीं है, उसके आदमी आसानी से सब संभाल लेंगे। लेकिन कांगजा अड़ गई और कहा कि क्योंकि उसे नहीं पता कि उसकी बेटी को किसने चोट पहुंचाई, उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए खुद ही जांच करनी होगी। फिर दोनों ने प्लानिंग शुरू की। प्रिंसेस हान ने सबसे पहले स्कूल के उस अकेले टीचर को बांध लिया जो कांगजा से मिला था और उसे धमकी दी कि वह खुद ही इस्तीफा दे दे। फिर वह कांगजा को एक हेयर सैलून ले गई, जहां उसे नया लुक दिया गया। मेकओवर के बाद कांगजा तुरंत 18 साल की लड़की जैसी दिखने लगी। आखिर में प्रिंसेस हान ने उसे नया नाम दिया, जो बैंगवुल। कांगजा आह रान के हाई स्कूल में प्रिंसेस हान की बेटी बनकर दाखिला लेगी। पहले दिन कांगजा ने क्लास में अपना परिचय दिया, लेकिन उसके क्लास के दोस्त हंसने लगे और कहा कि उसका नाम कुत्तों के नाम जैसा लगता है। बाद में कांगजा आह रान की डेस्क पर बैठी और देखा कि डेस्क पर आह रान को मजाक उड़ाते हुए अपमान भरी बातें खोदी हुई हैं। वह विश्वास नहीं कर पाई कि उसकी बेटी को कितना अपमान सहना पड़ा है और उसने आंसू रोके। तभी कुछ लड़कियां जो अक्सर उसकी बेटी को बुली करती थीं, वहां आईं। एक लड़की ने गाली देना शुरू कर दिया और कांगजा अपना गुस्सा रोक नहीं पाई। उसने दूसरी दो लड़कियों को क्लासरूम के दरवाजे बंद करने को कहा। तीनों लड़कियां घुटनों पर बैठ गईं, जबकि कांगजा ने एक डंडा पकड़ा और पूछा कि डेस्क पर किसने खोदा था। उन्होंने घबराहट में कहा कि यह सिर्फ मजाक था। कांगजा के भयंकर रवैये का सामना करते हुए कभी घमंडी रहने वाली लड़कियों की सांस भी नहीं निकल रही थी। जैसे ही वह उन्हें सबक सिखाने वाली थी, बोकडोंग बीच में आया और उसे रोक दिया, चेतावनी देते हुए कि अगर वह आगे बढ़ी तो वह मर जाएगी। उसकी आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने पहले उसे धमकी देते वक्त सुनी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के कांगजा ने बोकडोंग को गर्दन से पकड़ लिया। जैसे ही उसने मुट्ठी उठाई, टीचर पार्क आ गए
और उसकी बाह पकड़ ली, लेकिन वह उसका मुकाबला नहीं कर पाए। कांग जा ने आसानी से टीचर पार्क को अपनी बाहों के नीचे दबा लिया, दो आदमियों को नरम खिलौनों की तरह संभालते हुए। बाकी स्टूडेंट्स डर के मारे खड़े रहे। इसके बाद कांग जा को एक लड़की से कुछ जानकारी मिली। ताकत के मामले में बोकडोंग स्कूल में नंबर 1 था, लेकिन असल पावर वाला आदमी होंग सांगटे था। भले ही वह छोटा था और लड़ता नहीं था, बोकडोंग उसका कहना मानता था और उसके एनफोर्सर के रूप में काम करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक चाइबोल चेयरमैन का बेटा था। अगर कोई होंग सांगटे से पंगा लेता तो टीचर्स तक को नौकरी से निकाला जा सकता था, इसलिए सभी स्टूडेंट्स उससे बहुत ज्यादा डरते थे। इससे भी ज्यादा जरूरी, होंग सांगटे ने एक बार आहरान को डेट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मना कर दिया था। अपमानित महसूस करके उसने दूसरों को उसे बुली करने की इजाजत दे दी थी। कांग जा को शक हुआ कि बोकडोंग ने होंग सांगटे के कहने पर आहरान को मारा था, इसलिए जब भी उसे मौका मिलता वह बोकडोंग का पीछा करती, यह सच्चाई उजागर करने की उम्मीद में। उसने उसका पीछा यहाँ तक कि रेस्टरूम तक भी किया, जिससे वह लगभग डर के मारे मूतने वाला था। कांग जा ने उससे पूछा कि उसने आहरान को क्यों मारा। बोकडोंग ने जोर देकर कहा कि वह लड़कियों को नहीं मारता है, लेकिन क्योंकि वह मेंस रेस्टरूम में थे, उसने कहा कि वह कांग जा को जाने नहीं देगा। तभी होंग सांगटे उसे रोकने के लिए प्रदर्शित हुआ और कहा कि वह कांग जा की पर्सनैलिटी की तारीफ करता है, लेकिन कांग जा ने उसका अपमान किया, उसे छोटा झींगा, लिटिल श्रिम्प कहकर, और कहा कि वह उसे पसंद करने के लायक नहीं है। फिर वह गुस्से में रेस्टरूम से बाहर निकल गई। सबके लिए हैरानी की बात थी, जितना वह ऐसा रवैया दिखाती थी, होंग सांगटे उसे उतना ही ज्यादा पसंद करता था। स्कूल के बाद कांग जा ने बोकडोंग का पीछा करते हुए उसे एक बार के एंट्रेंस तक छोड़ दिया। अंदर जाने के लिए उसने सड़क पर ही कपड़े बदल लिए, एक काली हुडी पहनी ताकि वह एडल्ट जैसी लगे। जब वह हर कमरे की जांच कर रही थी तो एक बार होस्टेस ने उसे रोक लिया, यह सोचकर कि वह नई होस्टेस है, और उसे काम के कपड़े बदलने को कहा। जब कांग जा को आखिर में सही कमरा मिला तो वह अंदर मौजूद शख्स को देखकर हैरान रह गई। बोकडोंग के बगल में सेओ नाम का एक आदमी बैठा था, जिसके साथ कांग जा का गहरा अतीत था। 17 साल पहले सेओ का छोटा भाई कांग जा को डेट कर रहा था और उसके ग्रेड्स तेजी से गिर रहे थे। जब सेओ को पता चला तो वह नहीं चाहता था कि कांग जा उसके भाई की पढ़ाई पर असर डाले, इसलिए उसने उसे छोड़ने पर मजबूर करने का फैसला किया। उसने कांग जा को एक छोटे अंधेरे कमरे में ले जाकर पीटा, लेकिन कांग जा ने फिर भी जाने से मना कर दिया। उसका भाई गुस्से में था। सेओ ने उसे दोबारा मारने की कोशिश की। कांग जा ने अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत एक चाकू निकाल लिया। तभी भाई वहां पहुंचा और उसे रोक दिया। सेओ ने मौके का फायदा उठाया, चाकू छीन लिया और उसे मार डालने की कोशिश की। भाई ने उसे तुरंत रोका और कहा कि कांग जा उसकी जिंदगी में सबसे जरूरी इंसान है और वह उसके बिना जी नहीं सकता। यह सुनकर सेओ और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने अपने भाई को सबक सिखाने की कोशिश में एक लकड़ी के पट्टे पर धक्का दे दिया। कांग जा उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। इस धक्का मुक्की के दौरान तीनों जमीन पर गिर पड़े। दुर्भाग्यवश भाई को चाकू लग गया। उसकी चोट बहुत गंभीर थी और वह अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर गया। इस वजह से सेओ ने कांग जा को दोष दिया। उस पर गलती से अपने भाई को मार देने का आरोप लगाया। कोर्ट ने उसे दोषी पाया। चूंकि कांग जा उस वक्त सिर्फ 17 साल की थी, उसने सिर्फ 2 साल जेल में काटे। जब उसने सेओ को दोबारा देखा तो कांग जा जान गई कि कुछ गड़बड़ है। यह महसूस करते हुए कि उसे देखा जाने वाला है, वह तुरंत वहां से निकल गई। ये क्यों? आह रान से मिलने अस्पताल गई, लेकिन आह रान वहां खाली और कोई रिस्पांस न करते हुए बैठी थी। ये क्यों का दिल टूट गया और उसने अपने तरीके से आह रान की हिफाजत करने का फैसला किया। उसने चुपके से डू जुंग वू का पीछा किया और लाइब्रेरी में उसका राज ढूंढ निकाला। उसने देखा कि चेयरमैन का सेक्रेटरी पहले लॉक खोलता है और फिर वह एक छुपे हुए कमरे के दरवाजे से अंदर जाते हैं। ये क्यों ने पासवर्ड साफ तौर पर याद कर लिया। कमरे के अंदर सेफों से भरा हुआ था, जिसमें से हर एक में उनके अपराधों का सबूत था। जब डू जुंग वू छुपे हुए कमरे से बाहर आया तो ये क्यों ने उसका रास्ता रोक दिया। उसने उसे चेतावनी दी कि वह आह रान या किसी और को दोबारा चोट न पहुंचाए, वरना वह उसके सारे राज खोल देगी। ये क्यों, जो शांत और शर्मीली थी, अक्सर उसके क्लास के दोस्तों द्वारा बुली की जाती थी। डू जुंग वू ने एक बार उसके लिए खड़ा हुआ था और तब से उनके फीलिंग्स तेजी से बढ़ गए थे और उन्होंने एक प्यारा रोमांटिक टीचर स्टूडेंट रिश्ता शेयर किया था। लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चला क्योंकि डू जुंग वू को जल्दी ही सेक्रेटरी से प्यार हो गया। ये क्यों से छुटकारा पाने के लिए उसने सेओ को उसे धमकी देकर स्कूल बदलवाने के लिए अरेंज किया, लेकिन आह रान हमेशा उसकी हिफाजत के लिए बीच में आ जाती और खुद उलझ जाती थी। आह रान को बचाने के लिए ये क्यों ने बहादुरी से डू जुंग वू का सामना किया, लेकिन विलेंस की नजर में सिर्फ मरे हुए लोग ही राज रख सकते हैं। डू जुंग वू ने तुरंत सेओ को फोन किया, उसे ये क्यों को मारने को कहा। सेओ ने बोकडोंग को फोन किया, उसे ये क्यों को ऊपर से धक्का देने का ऑर्डर दिया, जिससे वह बुली की वजह से आत्महत्या करती हुई लगे। सेओ ने बोकडोंग को यह भी कहा कि अगर वह जेल भी गया तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 साल लगेंगे और वह उसके लिए सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन बोकडोंग ने जवाब दिया कि ये क्यों डरपोक है
और वह डू जुंग वू के राजा नहीं खोलेगी। उसने सेओ से उसे छोड़ देने की भीख मांगी, लेकिन सेओ ने बोकडोंग को धमकाने के लिए उसके बड़े भाई का इस्तेमाल किया, जो अभी भी जेल में था। उसके भाई की रिहाई के बाद उसकी स्टेबल जिंदगी तभी होगी जब बोकडोंग ऑर्डर फॉलो करेगा। अगले दिन बोकडोंग ने यिक्युंग को ढूंढ निकाला। उसने उसे कुछ न कहने और जल्दी से शहर छोड़ने को कहा। हो सकता है इस तरह वह बच जाए। अपने दिल में बोकडोंग एक मासूम लड़की को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन सुनने के बाद यिक्युंग ने अपना मन नहीं बदला। इसके बजाय वह घर गई और अपने पत्रकार माँ को मदद के लिए बताने की योजना बनाई। हालांकि उसकी माँ को कोई परवाह नहीं थी और वह स्कूल के बारे में उसकी शिकायत सुनना नहीं चाहती थी। यिक्युंग के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर दी। अगले दिन यिक्युंग ने स्कूल में कांगजा को ढूंढ निकाला। उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार थी। डू जुंगवू वहां से गुजरा और उन्हें देख लिया। उसे चिंता हुई कि यिक्युंग उसका राज खोल सकती है। जैसे ही यिक्युंग बोलने वाली थी, उसने उसे टोक दिया। यिक्युंग तुरंत पलट कर चली गई। सीढ़ियों पर वह टीचर पार्क से टकराई। ऐसा लगा जैसे उसके पास कुछ कहने को हो, लेकिन जब वह ऑफिस पहुंचे तो यिक्युंग हिचकिचाई और कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह श्योर नहीं थी कि क्या वह उन पर भरोसा कर सकती है। उस रात यिक्युंग आह रान को अपने इलाज पर ध्यान देने के लिए अस्पताल गई। यिक्युंग ने हाल ही की घटनाओं का जिक्र नहीं किया। उसने सिर्फ आह रान को बताया कि उसने डू जुंग वू की कमजोरी ढूंढ ली है। उसने यह भी कहा कि वह अब से आह रान की हिफाजत करेगी। इसी बीच डू जुंग वू को एजुकेशन मिनिस्टर का फोन आया। मिनिस्टर ने यिक्युंग की एजुकेशन ब्यूरो को की गई शिकायत ईमेल को रोक लिया था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि डू जुंगवू उसका नाजायज बेटा था। उसे चिंता थी कि यह स्कैंडल उसके करियर को नुकसान पहुंचाएगा। उसने डू जुंगवू को मसले को हल करने में मदद की। डू जुंगवू ने फोन काट दिया, यह महसूस करते हुए कि यिक्युंग शायद उसके राजों की जांच कर रही है। रात में यिक्युंग अकेले लाइब्रेरी गई, छुपे हुए कमरे की जांच करने की योजना बना रही थी। जब यिक्युंग ने दरवाजा खोला, डू जुंगवू पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। उसने यिक्युंग का पीछा करते हुए उसे स्कूल की छत तक पहुंचा दिया और फिर उसे धक्का दे दिया। सेओ ने इसे आत्महत्या जैसा दिखाने में मदद की। जब तक बोकडोंग वहां पहुंचा, बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस को घटनास्थल पर एक आत्महत्या नोट मिला। नोट में लिखा था कि यिक्युंग ने बोकडोंग की बुलिंग की वजह से अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इससे भी बुरा, यिक्युंग 3 महीने की गर्भवती थी। यह सुनकर डू जुंगवू हैरान था, फिर गुस्से में आ गया, यह सोचकर कि यिक्युंग बच्चे का इस्तेमाल करके उसे बर्बाद करना चाहती थी। यिक्युंग के अंतिम संस्कार में आह रान ने गुस्से में आकर सबके सामने डू जुंगवू पर हत्या का आरोप लगाया। वह जानती थी कि असली कातिल कौन है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। डू जुंगवू को शक से बचाने के लिए आह रान ने सब पर यिक्युंग को मारने का आरोप लगाया। उसने सोचा कि यही अकेला तरीका है जिससे वह खुद और अपनी मां महफूज रह सकती हैं। डू जुंगवू ने बाद में एक डॉक्टर से पूछा और पता चला कि ट्रॉमा की वजह से आह रान को मेमोरी इश्यूज हैं। यिक्युंग ने अपनी हत्या अपने फोन पर रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन वह फोन डू जुंगवू के हाथों में गिर गया, जिसने उसे नष्ट कर दिया। कोर्ट के पास यह सीधा सबूत नहीं था कि बोकडोंग ने यिक्युंग को छत से धक्का दिया था, इसलिए उसे 2 साल की प्रोबेशन की सजा सुनाई गई, जो कि बुनियादी तौर पर रिहाई थी। लेकिन असल में वह सिर्फ एक बलि का बकरा था। डू जुंगवू और सेओ ने सब कुछ प्लान किया था। कांगजा को डर था कि उसकी बेटी के साथ भी वही ट्रेजेडी हो सकती है, इसलिए उसने उसे स्कूल बदलवाने पर जोर दिया। लेकिन आह रान ने कहा कि वह ठीक है और मना कर दिया। टीचर पार्क भी नहीं चाहते थे कि वह स्कूल बदले और उसे बचाने का वादा किया। तो कांगजा आह रान के साथ स्कूल वापस चली गई। आह रान क्लास वापस गई और यिक्युंग के लॉकर को अपमानजनक स्टिकर से ढका हुआ पाया। उसने चिल्लाकर पूछा कि यह किसने किया। होंग सांगटे ने लॉकर के अंदर देखा, सीरियस हुआ और वही सवाल पूछा। पूरी क्लास चुप रही, जवाब देने से डर रही थी। आह रान को शक हुआ कि होंग सांगटे ने ही किसी को यह करने को कहा होगा। कांगजा ने यह देखा और तुरंत होंग सांगटे को कॉलर से पकड़ लिया और उसे छत पर खींच ले गई। उसने उसे धौंसने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। खुशकिस्मती से टीचर पार्क सही समय पर पहुंचे और उसे रोक दिया। होंग सांगटे की जान बचा ली। टीचर पार्क फिर कांगजा को अपने ऑफिस ले गए बात करने के लिए। कांगजा ने उन्हें इससे दूर रहने को कहा, लेकिन टीचर पार्क ने उसे याद दिलाया कि वह अब एक स्टूडेंट है और वह उस पर नजर रखेंगे। कांगजा को बिल्कुल परवाह नहीं थी। ब्रेक के दौरान आह रान के पापा उसकी खबर लेने स्कूल आए। कांगजा ने उनसे बचने की कोशिश में खिड़की से चढ़ गई। उसका पति हैरान था, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि वह स्टूडेंट असल में उसकी बीवी है। जल्द ही कांगजा को पता चला कि उसका पति स्कूल में सेओ के नीचे काम कर रहा है। पता चला कि वह स्कूल का इंजीनियर था, जिसे डू जुंगवू ने बिल्डिंगों की देखभाल के लिए बुलाया था। डू जुंगवू ने अनजान होने का नाटक किया और उससे आह रान के बारे में पूछा, लेकिन उसे ज्यादा जानकारी नहीं मिली। इसी बीच कांगजा स्कूल की दीवार फांदकर 3 मीटर की ऊंचाई से कूद गई और क्लास स्किप कर दी। टीचर पार्क ने गलती से उसे ऐसा करते हुए देख लिया। कांगजा प्रिंसेस हान के घर गई और बताया
कि उसने अपने पति को सेओ के साथ दोस्ताना देखा है। उसने प्रिंसेस हान से सच्चाई पता लगाने में मदद करने को कहा। जैसे ही वह जाने वाली थी, टीचर पार्क ने फोन किया और कहा कि वह घर विजिट के लिए आ रहे हैं। प्रिंसेस हान ने जल्दी से कहा कि वह बहुत बिजी है और फोन सिग्नल टूटने का नाटक किया। हैरानी की बात यह थी कि टीचर पार्क पहले ही दरवाजे पर आ चुके थे। जब वह मिले तो दृश्य काफी ड्रामेटिक था। टीचर पार्क ने स्कूल में कांग जाके हिंसा भरे रवैये पर चर्चा की। तभी एक लड़का चाय लेकर अंदर आया, जो असल में बियर थी, जिसका स्वाद चाय जैसा था। प्रिंसेस हान ने उसे डांटा। फिर उसने टीचर पार्क से झूठ बोला कि कांगजा बार में बड़ी हुई है। टीचर पार्क ने कहा कि वह अब समझ गए हैं कि कांगजा आसानी से लड़ाई में क्यों पड़ जाती है और बुरी भाषा का उपयोग क्यों करती है। उसने प्रिंसेस हान को दोष दिया कि उसने कांगजा को ऐसे माहौल में रहने दिया। समझाने में असमर्थ प्रिंसेस हान ने रोने का नाटक किया। उसके रोने की आवाज सुनकर कांगजा उसे शांत करने के लिए अंदर आई। लड़के ने अपनी बॉस को रोते हुए देखा और सोचा कि टीचर पार्क ने उसे चोट पहुंचाई है। उसने तुरंत और लड़कों को बुलाया और टीचर पार्क को घेर लिया। डरे हुए टीचर पार्क ने जल्दी से अपनी विजिट खत्म कर दी। अपने कोर्ट ट्रायल के बाद बोकडोंग स्कूल वापस लौट आया। होंग सांगटे बदला लेना चाहता था और उसने बोकडोंग को कांगजा को सबक सिखाने को कहा, लेकिन बोकडोंग अभी भी प्रोबेशन पर था, इसलिए दोबारा लड़ाई करने का मतलब जेल जाना होगा। होंग सांगटे को परवाह नहीं थी और उसने फिर भी उसे ऐसा करने का आदेश दिया, लेकिन बोकडोंग ने मना कर दिया। क्लासमेट्स के सामने शर्मिंदा महसूस करके होंग सांगटे ने एक चेयर उठाई और बोकडोंग पर घुमाई। गुस्से में बोकडोंग ने अपना जैकेट उतारा और उसे घूंसा मारा। लड़ाई के दौरान उन्होंने गलती से आहरान को टक्कर मार दी। होंग सांगटे के आदमियों में से एक ने मदद के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन लड़कियों ने उसे रोक दिया। जल्द ही पूरी क्लास में झगड़ा शुरू हो गया। कांगजा ने अपनी झकमी बेटी को देखा और तुरंत ही दो लड़कों से एक साथ लड़ने लगी। टीचर पार्क ने सुना कि क्या हुआ और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया। आखिर में तीनों गंदे और चोटिल होकर ऑफिस ले जाए गए। डीन को पता चला कि चेयरमैन के बेटे को मारा गया है और उसने बोकडोंग को थप्पड़ मारा। फिर उसने होंग सांगटे को तुरंत इन्फर्मरी ले गए। बोकडोंग को जेल से बाहर रखने के लिए डू जुंग वू ने टीचर पार्क को मसले को स्कूल के अंदर ही हल करने को कहा। तभी प्रिंसेस हान एक फैंसी कार में स्कूल आई। अमीर दिख रही थी। डीन ने सोचा कि वह उससे बड़ी रिश्वत मांग सकता है, इसलिए उसने टीचर पार्क को बाहर निकाल दिया और प्रिंसेस हान से अकेले में बात करने को कहा। उसने कहा कि कैंपस पर हिंसा के लिए स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर दिया जाएगा। प्रिंसेस हान ने रोना शुरू कर दिया। उसे कांगजा को माफ करने की भीख मांगी। डीन ने फिर इशारा किया कि 7 जीरोज वाला चेक सब ठीक कर देगा। ये सुनकर 7 जीरोज वाला चेक सब ठीक कर देगा। ये सुनकर प्रिंसेस हान खड़ी हो गई, दरवाजा लॉक किया और उसके बाल पकड़ लिए। उसे जोर से पीटा। 48 घंटे बाद डीन ने शिष्टाचार से प्रिंसेस हान को दरवाजे तक छोड़ दिया। इस घटना के बाद डू जुंग वू को चिंता हुई कि आहरान मेमोरी लॉस का नाटक कर रही होगी। उसने उससे बात करने के लिए लाइब्रेरी ले गया। बातचीत के बाद उसे राहत मिली। श्योर था कि उसे लाइब्रेरी का राज नहीं पता, लेकिन उसके जाने के बाद आहरान को एक कोने में ये क्यों का बैग चार्म मिला। उसके पास भी बिल्कुल वैसा ही चार्म था जो उन्होंने एक साथ चुना था। आहरान ने तुरंत महसूस किया कि लाइब्रेरी में कुछ राज है। उस रात आहरान अकेले लाइब्रेरी गई, सबूत की तलाश में। दुर्भाग्यवश डू जुंग वू और सेक्रेटरी भी डॉक्यूमेंट्स लेने आ रहे थे। आहरान जल्दी से छुप गई। जैसे ही डू जुंग वू ने छुपे हुए कमरे का दरवाजा खोला, आहरान से गलती से एक किताब शेल्फ से गिर गई। सेक्रेटरी ने सुना और शेल्फ्स में तलाश शुरू कर दी। जब उसे कोई मिला तो वह हैरान रह गई। यह कांगजा थी। डू जुंग वू ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन सेक्रेटरी ने कांगजा के दिखावे का जिक्र नहीं किया। बाद में कांगजा ने प्रिंसेस हान से सेक्रेटरी को बुलवाने को कहा। पता चला कि हाई स्कूल में सेक्रेटरी आहरान के फॉलोअर्स में से एक थी। तब सेक्रेटरी ने झूठी गवाही दी थी। कांगजा पर सेओ के छोटे भाई को मारने का गलत आरोप लगाया था। लेकिन अब कांगजा बदला लेने नहीं आई थी, बल्कि डू जुंग वू के बारे में पूछने आई थी। अपराध बोध महसूस करते हुए सेक्रेटरी ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। कांगजा ने फिर भी उसे धन्यवाद कहा। यह उसकी झूठी गवाही ही थी जिसने कांगजा को खुद को साफ तौर पर देखने और दोबारा नॉर्मल जिंदगी जीने में मदद की थी। इसी बीच आहरान को छुपा कमरा मिल गया। जैसे ही वह स्विच को छूने वाली थी, बोकडोंग ने उसे रोक दिया। वह उसे एक छुपी जगह पर ले गया और जांच रोकने को कहा। उसने कहा कि ये क्यों मर चुकी है और वह नहीं चाहता कि कोई और इस वजह से अपनी जान खो दे। आहरान ने जोर दिया कि वह जानती है कि डू जुंग वू कातिल है। वह सच्चाई का पता लगाने और ये क्यों को इंसाफ दिलाने के लिए दृढ़ थी। उसी समय कांगजा ने सेक्सी स्टूडेंट की तरह कपड़े पहने और डू जुंग वू के घर गई। वह शर्मीले तरीके से उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगी। अंदर जाने के बाद उसने जानबूझकर खुद पर गर्म कॉफी गिरा ली और तुरंत कहा कि उसे कपड़े बदलने की जरूरत है। डू जुंग वू सजेस्टिव तरीके से उसकी तरफ देखते हुए दिलचस्पी दिखा रहा था। कपड़े बदलते समय कांगजा ने टेबल पर एक लिफाफा देखा। उसने उसे खोला और उसमें एक प्रेगनेंसी टेस्ट और एक लेटर मिला। लेटर में लिखा था कि अगर डू जुंग वू ने आहरान को दोबारा तंग किया
तो येक्युंग अपनी प्रेगनेंसी का खुलासा कर देगी। कल्पना करना मुश्किल है कि मरने से पहले येक्युंग को वह लेटर लिखने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए थी। अच्छी बात यह थी कि कांगजा को वह लेटर मिल गया। वह सबूत सीधे येक्युंग की मां के पास ले गई। कांगजा ने उसे बताया कि येक्युंग का बच्चा डू जुंग वू का था और पूछा कि क्या वह इंसाफ दिलाने के लिए साथ में काम कर सकते हैं। लेकिन येक्युंग की मां ने मना कर दिया। वह इस बारे में और बात नहीं करना चाहती थी। उसने एक बेटी खो दी थी। अब वह अपनी छोटी बेटी को किसी भी नुकसान से बचाना चाहती थी। कांगजा को दुख हुआ कि येक्युंग की ऐसी मां थी। अगले दिन वह प्रिंसेस हान को एजुकेशन डिपार्टमेंट ले गई और सबूत जमा करवाया। उसने डिपार्टमेंट पर दबाव बनाने के लिए मीडिया के साथ कहानी भी शेयर की। जल्द ही डू जुंग वू को जांच के लिए हिरासत में ले लिया गया। लेकिन कांगजा के हाल ही के अजीब रवैये ने उसकी सास का ध्यान खींच लिया था। यह सोचकर कि कांगजा धोखा दे रही होगी, उसकी सास ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। रास्ते में उसने कांगजा को अपना कोट उतारते और स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हुए देखा, लुभावने तरीके से। सास ने तो कुछ अजीब सीन भी अपने दिमाग में कल्पना कर ली। उसने सबूत इकट्ठा करने के लिए अपना कैमरा निकाला, लेकिन महसूस किया कि कांगजा स्कूल चली गई है। वह दौड़कर ऊपर आई और कांगजा को पकड़ लिया। कांगजा जानती थी कि वह अब और छुपा नहीं सकती और तुरंत समझाती है कि वह स्कूल में आहरान को बुली करने वाले को ढूंढने की कोशिश कर रही थी ताकि वह महफूज रहे। लेकिन उसकी सास ने जोर दिया कि 40 साल की औरत को स्टूडेंट जैसा पोशाक नहीं पहनना चाहिए और चुपके से स्कूल में नहीं घुसना चाहिए। उसने कांगजा को तुरंत छोड़ देने का आदेश दिया। कांगजा ने सोचा कि भले ही उसने अपनी बेटी को बुली करने वाले को नहीं ढूंढा था, डू जुंग वू को पकड़ना इसके लायक था। लेकिन जब वह स्कूल पहुंची तो उसने डू जुंग वू को एक फैंसी कार से बाहर निकलते हुए देखा। पता चला कि मिनिस्टर ने खबर सुनते ही उसे रोक दिया था और डू जुंग वू को रिहा करवा दिया था। डू जुंग वू को तो चेयरमैन द्वारा स्कूल का हेड बनाकर प्रोमोट भी कर दिया गया था। कांगजा गुस्से में थी और सीधे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गई जवाब मांगने के लिए। लेकिन स्टाफ ने उसे बताया कि उन्हें उसके भेजे गए कोई सबूत नहीं मिला है। यहाँ तक कि कल की उसकी सर्विलांस फुटेज भी पूरी तरह से मिटा दी गई थी। कांगजा ने तब महसूस किया कि डू जुंग वू के ताकतवर कनेक्शन है। उसे डर था कि वह आहरान के खिलाफ बदले की कार्रवाई करेगा, इसलिए वह जल्दी से स्कूल गई। उस वक्त तक डू जुंग वू पहले ही आहरान को ढूंढ चुका था। उसने उसे येक्युंग का छोड़ा हुआ लेटर दिखाया और पूछा कि क्या उसी ने रिपोर्ट की थी। सिर्फ आहरान ही येक्युंग के राज जान सकती थी। उसने उसे दोबारा ऐसा कुछ न करने की चेतावनी दी, वरना वह अगली हो सकती है जो बिल्डिंग से गिरेगी। आहरान डर गई, सिर हिलाकर कहा कि वह समझ गई। डू जुंग वू फिर चला गया। जब कांगजा को आहरान मिली तो आहरान ने उसे बताया कि वह अब सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती है। वह अब येक्युंग की मौत की जांच नहीं करना चाहती थी। लेकिन कांगजा ने स्कूल में रहने का पक्का इरादा कर लिया था। उसने शक किया कि चेयरमैन डू जुंग वू का साथी है। उसने प्रिंसेस हान से चुपके से चेयरमैन के घर में कैमरा लगवाने को कहा। वह डू जुंग वू और चेयरमैन के इलीगल डील्स को पकड़ना चाहती थी। अगले दिन क्लास में डीन ने एग्जाम ग्रेड्स के हिसाब से बैठने का ऑर्डर अरेंज किया। उसने होंग सांगटे को अपनी सीट पहले चुनने दी। उसे खुश करने की कोशिश में होंग सांगटे ने अपने पीछे खड़ी आहरान को इशारा किया कि वह पहले सीट चुने। जैसे ही आहरान ने एक जगह चुनी, वह तुरंत उसके बगल में बैठ गया। बाकी स्टूडेंट्स को उनके ग्रेड्स के ऑर्डर में बैठाया गया। कांगजा और बोकडोंग सबसे कम स्कोर के साथ कमरे के पीछे के कोने में बैठाए गए। आखिरी रो में एक लड़के ने शिकायत की कि वह बोर्ड साफ तौर पर देख नहीं पा रहा है। डीन ने उससे कहा कि अगर उसे अच्छी सीट चाहिए तो अपने ग्रेड सुधारे। लड़का परेशान था। टीचर पार्क ने लड़के की मदद करने की कोशिश की, लेकिन डीन ने उसे डांटा। इस एलीट प्राइवेट हाई स्कूल में डीन अकेला नहीं था जो होंग सांगटे की चापलूसी करने की कोशिश कर रहा था। फिजिकल टेस्ट के दौरान दूसरे लड़कों को पास होने के लिए 20 पुलअप्स करने पड़े। होंग सांगटे को परफेक्ट स्कोर के लिए सिर्फ 1 करना पड़ा। म्यूजिक क्लास में जबकि दूसरे जोर शोर से परफॉर्म कर रहे थे, होंग सांगटे सिर्फ लिरिक्स पढ़ रहा था। टीचर ने उसकी तारीफ की और कहा कि उसने म्यूजिक को एक नए स्टार पर पहुंचा दिया है। स्पीकिंग टेस्ट तो और भी ज्यादा एक्सट्रीम था। जब होंग सांगटे की बारी आई तो उसने सिर्फ अपने गले की तरफ इशारा किया, यह बताते हुए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। टीचर तुरंत समझ गए। इंग्लिश एग्जाम से पहले होंग सांगटे को टेस्ट की कॉपीज मिल गई और उसने उसे अपने वफादार आदमियों के साथ शेयर किया, उन्हें यह कहकर कि वह कुछ गलतियां करें ताकि उनके परफेक्ट स्कोर न आए। एक लड़की ने भी उससे एक कॉपी की भीख मांगी, यह कहते हुए कि अगर उसके ग्रेड्स कम आए तो उसे यूएस पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। होंग सांगटे ने उसे कॉपी देने पर सहमत हो गया, लेकिन सिर्फ तब जब वह कांगजा से निपटने में उसकी मदद करेगी। जैसे ही लड़की हिचकिचाई, कांगजा कमरे में दाखिल हुई। सबने जल्दी से टेस्ट पेपर छुपा लिए। कांगजा पास आई और पेपर छीन लिया, यह महसूस करते हुए कि यह अगले दिन का इंग्लिश टेस्ट पेपर है। उसने तुरंत सारी कॉपीज ले ली। एक लड़के ने गुस्से में कांगजा को धक्का दिया, जिससे एक शेल्फ उस पर गिर गई। सब डर के मारे भाग गए। लड़की टेस्ट में अच्छे स्कोर लाने के लिए बेचैन
कांगजा से कॉपी छीन ली और चली गई। लेकिन आधी कॉपी अभी भी कांगजा के पास थी। भागने के बाद कांगजा सीधे ऑफिस गई। उसने टीचर पार्क को लीक हुए टेस्ट पेपर के बारे में बताया। उसने सोचा कि लीक होने की वजह से टेस्ट टल जाएगा। लेकिन अगले दिन इंग्लिश टेस्ट यूजुअल तरीके से हुआ। उसी पेपर का इस्तेमाल करते हुए कांगजा क्लासरूम से बाहर भाग गई, ये पता लगाने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन टीचर पार्क डीन के साथ बहस कर रहे थे। डीन ने जोर दिया कि जो टेस्ट पेपर कांगजा के पास था वह पिछले साल का था। यह सुनकर कांगजा गुस्से में ऑफिस में घुस गई और मांग की कि उसे रात के स्टूडेंट्स से मुकाबला करने दिया जाए। हालांकि सभी स्टूडेंट्स ने एक ही कहानी चिपकाई, ये कहते हुए कि सवाल पिछले साल के थे। इस बार टीचर पार्क भी कुछ नहीं कर सके। जब ग्रेड्स आए तो होंग सांगटे दोबारा फर्स्ट आया और आह रान को जबरदस्ती सेकंड प्लेस पर रखा गया। अपनी बेटी को इतना परेशान देखकर कांगजा ने भ्रष्ट लोगों के इस समूह को साफ करने का फैसला किया। उसे कुछ दिन पहले टीवी पर मिनिस्टर दिखाई दिया जो राष्ट्रपति पद के लिए वोट हासिल करने के लिए दोस्ताना व्यवहार कर रहा था। तो कांगजा ने उसे सड़क कैंपेन के दौरान ढूंढ निकाला। उसने उसे ये क्यों की मौत और लीक हुए टेस्ट के विवरण के बारे में बताया। मिनिस्टर ने तुरंत कहा कि यह गंभीर है और उसे हल करने का वादा किया। कांगजा तुरंत प्रिंसेस हान को अच्छी खबर सुनाने के लिए बेचैन थी। लेकिन चेयरमैन के घर की सर्विलांस फुटेज में उसने मिनिस्टर को देखा और महसूस किया कि वह सब इसमें शामिल हैं। कुछ दिन बाद चेयरमैन ने सोचा कि जिस लड़की ने मिनिस्टर को रिपोर्ट किया वह आह रान थी, इसलिए उसने सेओ को उसे किडनैप करने का आदेश दिया। उसी समय बोकडोंग ने टीचर पार्क को आह रान को बचाने के लिए इन्फॉर्म किया, वरना ये क्यों की ट्रेजेडी दोबारा हो जाएगी। आह रान को धमकी देने के लिए सेओ ने उसके फोन का इस्तेमाल करके उसकी मां से कांटेक्ट किया, यह नहीं जानते हुए कि उसकी मां कांगजा थी। 17 साल बाद कांगजा और सेओ दोबारा मिले और आह रान की उम्र बिल्कुल 17 साल थी। तब सेओ ने न सिर्फ कांगजा को पीटा था बल्कि उसके साथ कुछ बुरा भी किया था। उसे शक था कि आह रान उसकी बेटी है। कांगजा ने सख्ती से मना कर दिया, जिससे एक और बहस छिड़ गई। कांगजा ने चाकू उठाया और सेओ को धमकी दी कि वह उसके बच्चे को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन एक बार फिर सेओ ने चाकू छीन लिया। टीचर पार्क सही समय पर पहुंचे लेकिन ज्यादा मदद नहीं कर पाए। सेओ और कांगजा लड़ने लगे। टीचर पार्क ने कांगजा के लिए चाकू ले लिया, जिससे लड़ाई खत्म हो गई। कांगजा तुरंत टीचर पार्क को बाहर ले गई और डॉक्टर को मदद के लिए बुलाया। खुशकिस्मती से चाकू का घाव गहरा नहीं था। अगले दिन सेओ कांगजा के पति के पास गया और पूछा कि क्या आह रान उसकी असली बेटी है। आदमी ने कहा कि आह रान असल में कांगजा की बहन का बच्चा है। कांगजा उस बच्चे के साथ शादी करके परिवार में आई थी। लेकिन सेओ जानता था कि कांगजा इकलौती है, इसलिए उसने तुरंत कंफर्म कर दिया कि आह रान उसकी बेटी है। कांगजा और आह रान को बचाने के लिए उसने आदमी से उन्हें जल्दी से विदेश भेज देने को कहा। आदमी हैरान था, ये समझ नहीं पा रहा था कि सेओ ने रात की घटना के बाद यह अजीब अनुरोध क्यों किया। रात को जो हुआ उसके बाद कांगजा ने सबूत की तलाश तेजी से शुरू करने का फैसला किया। उसने मिनिस्टर के क्लोज एसोसिएट से संपर्क करना शुरू किया। उसकी मोहक गाना और नाचना ने जल्द ही आदमी का ध्यान खींच लिया। उनकी जिंदगी और सपनों पर बातचीत के दौरान कांगजा को पता चला कि मिनिस्टर का गुप्त बेटा डू जुंग वू था। उसे आखिरकार समझ आया कि उसकी रिपोर्ट्स के बावजूद डू जुंग वू को सजा क्यों नहीं मिली। इसी बीच सेओ को सेक्रेटरी से पता चला कि कांगजा स्टूडेंट होने का नाटक करके स्कूल में चुपके से घुस रही थी। सेक्रेटरी ने सेओ को जोर दिया कि कांगजा को जल्दी से बाहर निकाले, इससे पहले कि वह उनके प्लान्स को बिगाड़ दे। तो अगले दिन सेओ स्कूल गया। कांगजा को जबरदस्ती ले जाने की योजना बना रहा था, लेकिन बोकडोंग अचानक उसे रोकने के लिए प्रदर्शित हुआ। गुस्से में सेओ ने बोकडोंग को कॉलर से घसीट लिया। बोकडोंग पूरी दोपहर गायब रहा। कांगजा को वह अपने घर पर सोफे 10 बजे ले गया, पर चोटों से ढका हुआ मिला। वह तुरंत उसकी मदद करने गई, उसे अस्पताल ले जाने चाहती थी। बोकडोंग ने मना कर दिया, उसे जोर दिया कि वह चली जाए, इससे पहले कि सेओ वापस आए और उसे बहुत बुरा चोट पहुंचाए। सेओ पहले ही वापस आ चुका था। उन्होंने 17 साल पहले सेओ के छोटे भाई की मौत के बारे में दोबारा बहस करना शुरू कर दिया। तभी टीचर पार्क स्कूल छोड़ने वाले बोकडोंग को ढूंढते हुए पहुंचे। टीचर पार्क ने उनकी बातचीत सुनी और महसूस किया कि कांगजा वही हाई स्कूल लड़की थी जिसने सालों पहले अपने क्लासमेट को मारा था। लेकिन उनका मुख्य काम अब बोकडोंग को अस्पताल ले जाना था। सेओ ने शुरू में उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर बोकडोंग घुटनों पर गिर गया। सेओ से भीख मांगी कि उसे अपनी जिंदगी जीने दे। इस दृश्य ने सेओ को अपने छोटे भाई पर गिल्ट की याद दिलाई। आखिर में उसने उन्हें बोकडोंग को अस्पताल ले जाने की इजाजत दे दी। अस्पताल में इलाज के बाद टीचर पार्क बोकडोंग को घर ले गए। वहां उसे ऐसी गर्माहट महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। तो उसने टीचर पार्क को यिक्युंग की मौत का राज बताया। यिक्युंग को उसने नहीं बल्कि डू जुंग वू ने मारा था। टीचर पार्क ने अपना गुस्सा रोककर सुना और रेस्टोरेंट से निकलने के बाद ही बाहर निकाला। वह समझ नहीं पा रहे थे
कि एक टीचर अपने ही स्टूडेंट को नुकसान क्यों पहुंचाएगा। उसने चुपचाप डू जुंग वू को इंसाफ दिलाने का वादा किया। अगले दिन 3 लड़कियां स्कूल प्लेग्राउंड पर चल रही थीं जब वह अचानक एक बड़े गड्ढे में गिर गईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्कूल लीडर्स ने पैसा पॉकेट करने के लिए और अपने लिए एक्स्ट्रा पैसा निकालने के लिए गलतियां की थीं। शांति लाने के लिए स्कूल लीडर्स ने जख्मी स्टूडेंट्स के माँ बाप को एक्स्ट्रा ग्रेड्स देकर खरीदने की कोशिश की। इस तरह वह मुनाफा कमाते रह सकते थे। लेकिन मिनिस्टर के पहले स्पीच में कांग जा ने उसका गुप्त बच्चा दिखाने वाले फ्लायर्स प्रिंट किए और वहां सबको दे दिए। जल्द ही यह स्कैंडल न्यूज हेडलाइंस में आ गया। मिनिस्टर ने तुरंत चेयरमैन और डू जुंग वू को फोन किया, मांग की कि कौन जिम्मेदार है। चूंकि सिर्फ तीनों को इस बारे में पता था, उन्होंने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया। कांग जा का प्लान काम कर गया था। जब वह सबूत के बारे में चिंता कर रही थी तो अचानक सेक्रेटरी प्रदर्शित हुई। उसने अपना चश्मा उतारा जिससे उसकी आंखों के आसपास के चोट के निशान दिखे। उसने एक रिकॉर्डिंग दे दी। इस रिकॉर्डिंग में डू जुंग वू की मां और मिनिस्टर के बीच उसकी मौत से पहले की बातचीत रिकॉर्ड थी। उसमें डू जुंग वू की मां ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मिनिस्टर डू जुंग वू को अपना बेटा माने, लेकिन उसने निर्दयी से मना कर दिया। सेक्रेटरी ने कहा कि वह कई सालों से चेयरमैन के साथ थी, उसकी सेक्रेटरी और प्रेमिका दोनों के रूप में सेवा कर रही थी, लेकिन उसने उसके दुर्व्यवहार को सहा था। अब वह बदला लेने के लिए कांग जा की मदद चाहती थी, तो उसने यह रिकॉर्डिंग शेयर की। कांग जा खुश थी कि उसे आखिरकार ठोस सबूत मिल गया। अपने पिता के राष्ट्रपति कैंपेन को प्रभावित होने से बचाने के लिए डू जुंग वू ने स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की योजना बनाई ताकि वह अपने रिश्तों को साफ कर सके। लेकिन मिनिस्टर आया और डू जुंग वू के साथ पिता पुत्र के रिश्ते को स्वीकार किया और दोष लगाया कि नकारात्मक खबरें उसके राजनीतिक विरोधियों द्वारा फैलाई गई थीं। उसने कहा कि उसने अपने रिश्ते को गुप्त रखा ताकि अपने बेटे को बचाया जा सके। अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ देने की सच्चाई को पूरी तरह से उल्टा करते हुए उस पल कांग जा तुरंत आगे बढ़ी और घोषणा की कि जो कुछ भी उन्होंने कहा वह झूठ था। तब टीचर पार्क ने सेक्रेटरी को रिकॉर्डिंग रिलीज करने का मैसेज किया। हैरानी की बात यह थी कि स्पीकर्स पर जो बजा वह कांग जा की आवाज थी, जो आह रान को अपनी बेटी कह रही थी। अब पूरे स्कूल को पता चल गया था कि कांग जा आह रान की मां थी। हताश कांग जा ने आखिरी मौका पकड़ा। उसने सभी रिपोर्टर्स के सामने डू जुंग वू पर एक फीमेल स्टूडेंट का शोषण और फिर हत्या करने का आरोप लगाया। लेकिन सबने सोचा कि वह पागल है। पता चला कि यह सब सेक्रेटरी की स्कीम का हिस्सा था। कुछ दिन पहले सेक्रेटरी ने डू जुंग वू को कांग जा की लगातार गड़बड़ी के बारे में बताया था, तो उसने सेक्रेटरी से कांग जा को रिकॉर्डिंग देने को कहा और फिर रिलीज से ठीक पहले उसे बदल दिया। कांग जा को फिर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। खुशकिस्मती से टीचर पार्क के जज पिता ने उसे बेल पर छुड़वा लिया। कांग जा हार मानने को तैयार नहीं थी। वह एक अभिभावक के रूप में स्कूल के गेट पर गई और बैनर उठाया। उसने डू जुंग वू पर स्टूडेंट्स को मारने का आरोप लगाया और स्कूल के भ्रष्टाचार का खुलासा किया। उसके कामों ने छोटे मीडिया आउटलेट्स का ध्यान खींच लिया और जल्द ही रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने लगे। कांग जा की शोहरत तेजी से बढ़ी और रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन स्कूल के बारे में पूछने के बजाय उन्होंने उससे यह पूछा कि उसने इतना जवान दिखने वाला रूप कैसे बनाए रखा। उसी समय आह रान को रिपोर्टर होने का नाटक करने वाले एक आदमी ने धोखा दिया और उसे एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। ये सब होंग सांगटे के पिता चेयरमैन ने अरेंज किया था। होंग सांगटे दौड़कर अपने पिता का सामना करने आया ताकि आह रान को बचाया जा सके, लेकिन चेयरमैन ने उसे थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। खुशकिस्मती से सेओ सही समय पर पहुंचा और आह रान को बचाया। सेओ ने डू जुंग वू द्वारा यिक्युंग को मारने का वीडियो इस्तेमाल किया ताकि वह चेयरमैन से आह रान को छोड़ने की डील कर सके। आह रान को बचाने के बाद होंग सांगटे ने कांग जा को फोन किया और उसे अपने पिता के सेफ का राज बताया। जब कांग जा होंग सांगटे के घर पहुंची तो उसने सेक्रेटरी को भी चुपके से घुसकर चोरी करते हुए देखा। कांग जा ने सेफ खोला और अपराधों का सबूत ले लिया। सेक्रेटरी ने उसे चाकू से धमकी दी। गुप्त फाइल्स छीनने की कोशिश करते हुए कांग जा ने उसे थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। चेयरमैन ने यह सिक्योरिटी कैमरों पर देखा और तुरंत सेओ को कांग जा को संभालने के लिए भेजा। सेओ ने पहले टीचर पार्क को सबक सिखाया ताकि कांग जा को धमकी दी जा सके। वह शक्तिहीन थी और उसे मजबूर होकर उसे सबूत ले जाने देना पड़ा। फिर सेओ ने गलत तरह से प्रिंसेस हान के बार पर ड्रग्स बेचने का आरोप लगाया और पुलिस को रिपोर्ट कर दी। अपने परिवार को बचाने के लिए कांग जा ने उन्हें विदेश भेज देने का फैसला किया। 1 मिलियन गवर्नमेंट फंड से बना स्कूल आखिरकार पूरा हो गया, लेकिन उसके ऑपरेशन के पहले दिन ही समस्याएं आने लगीं। कांग जा के पति ने कैफेटेरिया में बुरी तरह से लीक और दीवारों में दरार पाई। उसने तुरंत डू जुंग वू के पास जाकर चेतावनी दी कि स्कूल कभी भी गिर सकता है। उसने डू जुंग वू से स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने की चेतावनी ब्रॉडकास्ट करने को कहा, लेकिन चेयरमैन ने मना कर दिया। उसने कांग जा के पति से खुद ही हल ढूंढने को कहा। उसी समय टीचर पार्क क्लासरूम में आए
और स्टूडेंट्स से जल्दी से इवैक्यूएट करने को कहा। बिल्डिंग गिर सकती है। डरे हुए स्टूडेंट्स ने जल्दी से अपनी चीजें पकड़ी और भाग गए। दुर्भाग्यवश बिल्डिंग फिर भी गिरकर मलबे में बदल गई। उसके बाद परिवार और मीडिया स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हो गए। एक्सीडेंट से 6 लोगों की मौत और 18 जख्मी हुए। कांगजा का पति भी मरने वालों में शामिल था। मीडिया के सामने डू जुंग वू को जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं देखकर ये क्यों की मां को अपनी बेटी की मौत याद आई। वह गुस्से में आ गई। बाद में डू जुंग वू अस्पताल के कमरे में गया और चेयरमैन को दोष दिया, यह कहते हुए कि एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि उसने स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने की इजाजत नहीं दी। उसने यहां तक सुझाव दिया कि दोष कांगजा के पति पर डाला जाए, यह कहते हुए कि मरे हुए लोग बात नहीं कर सकते। ये क्यों की मां नर्स का भेष बदलकर चुपके से बातचीत रिकॉर्ड कर रही थी। फिर उसने कांगजा को ढूंढ निकाला और उन्होंने रिकॉर्डिंग का उपयोग करके डू जुंग वू पर मुकदमा करने का फैसला किया। हालांकि कोर्ट में डू जुंग वू के वकील ने सबूत पेश किया जिसमें कांगजा के पति के अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी, पूरा दोष उस पर डालते हुए। कांगजा के वकील ने पूछा कि क्या डू जुंग वू को प्रोजेक्ट के साथ समस्याओं के बारे में पता था, और डू जुंग वू ने शांति से मना कर दिया। उस पल वकील ने यिक्यूं की मां द्वारा अस्पताल में बनाई गई रिकॉर्डिंग चला दी, लेकिन डू जुंग वू के वकील ने आपत्ति जताई, यह दावा करते हुए कि यह एक गैर कानूनी रिकॉर्डिंग थी, इसलिए जज ने उसे खारिज कर दिया। इस तरह पहला ट्रायल बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया। घर वापस आकर अपने अगले कदम की योजना बनाते हुए आह रान के फोन की घंटी अचानक बजी। सबके लिए हैरानी की बात थी, कॉलर आईडी में यिक्यूं का नाम दिखाया गया। यिक्यूं की मां ने जवाब दिया और पता चला कि यह पुलिस थी। वह स्टेशन गए और यिक्यूं का फोन वापस ले आए, लेकिन कांगजा को एहसास हुआ कि यह असल में बोक डोंग का फोन था। गिरने से पहले बोक डोंग सेओ के ऑफिस गया था और यिक्यूं का सिम कार्ड ढूंढ निकाला था, उसे अपने फोन में डाल दिया था। जब उन्होंने फोन चेक किया तो उन्हें एक वीडियो मिला जो उसने अपनी मौत से पहले चुपके से रिकॉर्ड किया था, जिसमें डू जुंग वू उसे मार रहा था। दूसरे कोर्ट सेशन के दौरान वकील ने इस वीडियो को डू जुंग वू के अपराध के सबूत के रूप में पेश किया। ठोस सबूत देखकर चेयरमैन ने कोलैप्स का दोष डू जुंग वू पर डाल दिया। ट्रायल के बाद डू जुंग वू को गिरफ्तार कर लिया गया। मिनिस्टर ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उसने स्वीकार किया कि वह पिता के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने में विफल रहा। उसने वादा किया कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि कानून डू जुंग वू को सजा दे। बोलने के बाद वह घुटनों पर बैठ गया और पूरे देश से माफी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो पूरी देखने के लिए। स्क्रीन पर आपको मेरी दूसरी वीडियोस भी दिख रही होंगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।